हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पता है कि आज ओडिशा CPET MCOM एंट्रेंस 2024 का एग्ज़ाम था। तो आज जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें 80 MCQs थे एंड सेम आपको 60 मिनट्स का टाइम मिला था। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पेपर पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इससे आप लोगों को एक आंसर की का आइडिया लग जाएगा एंड आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। उसके बेसिस पे एक कट ऑफ लिस्ट भी हम बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट भी आउट कर देंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट और ट्रांसफर प्राइस। देखो, हायर परचेज प्राइस मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करते हो। बट ना, इस कैश प्राइस में दो चीज़ें होती हैं। पहले ही आप उसमें से डाउन पेमेंट कर देते हो और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होता है उसका आप यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट बनाते हो। क्लियर? तो डाउन पेमेंट में ना कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन प्योर सिंगल एंट्री परचेज एंड सेल्स बुक्स आर केप्ट, ओनली कैश बुक इज केप्ट, ऑल सब्सिडियरी बुक्स आर केप्ट, ओनली जर्नल प्रॉपर बुक इज केप्ट। देखो, सिंगल एंट्री का मतलब सिंपली यही होता है कि जहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो हम लोग प्योर सिंगल एंट्री में क्या करते हैं कि एक तो पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया कि डेटर का अकाउंट बना दिया, क्रेडिटर का अकाउंट बना दिया, उससे हमें ये पता चल जाता है कि उनका कितना बैलेंस हमारे पास है। और उसके अलावा ना हम कैश बुक बनाते हैं। बाकी जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, उन पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ओनली कैश बुक इज केप्ट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल इज गिवन। देखो, डिसऑनर मतलब क्या होता है कि जब आपका बिल वापस लौट करके आ जाए तो उसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं ना बेटा, मतलब जो हमने बिल रिसीव की एंट्री की है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, जस्ट उसका रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स में कर देंगे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये ड्रॉई हमारे लिए कौन है? ये डेटर ही तो है। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास ऑप्शन दिया है कि इसका इफेक्ट सिर्फ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पे पड़ता है, इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट पे भी पड़ता है एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पे भी पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, generally depreciation on fixed assets is calculated on which balance? Opening, closing, only on additional assets, amount realized on assets sold. No doubt जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है उसी पे तो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओपनिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हायर परचेज अग्रीमेंट 25,000 आपने डाउन पेमेंट किया है और 90,000 टोटल अमाउंट है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15,000। मतलब इस 90,000 में 15,000 इंक्लूडेड है। हाउ मच वुड बी द कैश प्राइस ऑफ द असेट? देखो, अगर हम लोग हायर परचेज प्राइस की बात करें तो ये बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, हमारी जो EMI है, ठीक। और EMI मतलब इसमें EMI में सिर्फ कैश प्राइस रहेगा, जो कैश प्राइस का पार्ट है, प्लस इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट दिया है 15,000 का, तो बैलेंस जो बचा 90,000 में, 90,000 में, वो क्या हो गया? 75,000 हो गई हमारी कैश प्राइस, है ना। तो टोटल कैश प्राइस आप कैसे निकालोगे? टोटल कैश प्राइस में एक तो ये वाली कैश प्राइस आ जाएगी 75,000 और जो हमने पहले डाउन पेमेंट कर दिया है वो आ जाएगा। तो टोटल मेरा जो असेट है वो 1 लाख का रहा होगा, जिसके बदले आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? ये 90,000 प्लस 25,000। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू, ये हमने बताया भी था कि ये स्टेटमेंट हेनरी फ्योल का है, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आप क्योंकि अपडेट हो गया है, जब से आर्टिकल 370 हटा है तो ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, नो। हमने जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट MCQs का सेशन अपलोड किया हुआ है उसमें देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड थे, और ऊपर भी जितने क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए उसमें से कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अपने सेशंस में। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, येस, ये भी सेक्शन 2 का पार्ट है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, येस, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेक्शन भी करेक्ट है। बट क्यों ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है? क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपने अग्रीमेंट सोशल पर्पस से बनाया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे ना बेटा
जब वो कह सकते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी जब उसकी होगी बाय लॉ, मतलब उसमें लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वॉइड नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 10 में ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट तब मानेंगे जब वो उसमें दोनों पार्टीज़ का कंसेंट फ्री हो, दोनों पार्टीज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट, डैश इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म इज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज में कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलेटरल कहते हैं और दोनों पार्टी को परफॉर्म करना होता तो बायलेटरल कहते हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड टैक्स कैस्केडिंग, इवेजन, पिरामिडिंग, इनडायरेक्ट टैक्स। नो डाउट इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? टैक्स कैस्केडिंग। जब आप टैक्स पे टैक्स चार्ज करते हो तो उसको हम कहते हैं टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट। अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जहाँ पे हम कॉस्ट भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं और प्रॉफिट भी ले रहे हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, नाम से ही समझ में आ रहा है यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट की बात करता तब तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता, मतलब सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। एंड अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता तब क्या लगता है? आईजीएसटी। ये तो अपने को पता ही है। बट यूटीजीएसटी कब लगता है? जब यूनियन टेरिटरीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, गुड्स आर परचेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर। ये हमें पता है कि ये सेवे टेम्पटर की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा सी। एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ब्रेक इवन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो कोई लॉस है। तो हमें पता है जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। इसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है ना, या लॉस आता है। तो अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 100 है तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी तो 100 होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल है तभी हमारा प्रॉफिट क्या आएगा? 0। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट रिक्वायर्ड गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, सेल्स रिक्वायर्ड विल बी। अगर आप लोगों ने हमारे मैराथन क्लासेस, बाकी जितने प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किए हैं वो अगर आपने अच्छे से कवर किए होंगे ना, कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं सब हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। देखो, अगर हम लोग सेल्स रिक्वायर्ड की बात करें तो सिंपली अभी हमने बताया ना कि सेल्स में से हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 4000 और हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 6000। इन दोनों को टोटल कर दे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 10000। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास पीवी रेशियो है 50, कंट्रीब्यूशन आया 10000, सेल्स को x ले लो मल्टीप्लाई बाय 100, x इज इक्वल टू 10000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास जो सेल्स की फिगर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20000, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, अ कॉस्ट सेंटर इज, ये भी हमने अपने सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है। अगर हम लोग कॉस्ट सेंटर की बात करें तो 2 तरह का कॉस्ट सेंटर होता है। एक तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है एंड एक होता है रिलेटेड टू सर्विसेज। तो आपके बिजनेस में जितने भी तरह के कॉस्ट है सबका एक्यूमुलेशन ही बेसिकली कौन बताता है? कॉस्ट सेंटर। क्लियर? अगर हम लोग कॉस्ट सेंटर की बात करें तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट या फंक्शन है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर रहा है, बट ये बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितने कॉस्ट का खर्चा किया है। अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर एग्रीगेटेड, एन एरिया ऑफ बिजनेस अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, द पार्ट ऑफ द बिजनेस वेयर ऑल कॉस्ट आर पेड टू सप्लायर्स, एन एरिया फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। तो करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर दिया और सेकंड में सप्लायर्स की मतलब सर्विसेज की बात कर दिया। तो हम जब कॉस्ट सेंटर की बात करें हम तो ओवरऑल एक ऐसे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि टोटल कॉस्ट की बात करेगा, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट, an increase in current asset accompanied by the increase in current liabilities of the same amount will be। हमें पता है कि करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है ना।
या हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी? नहीं। और जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं या करंट रेशियो की बात करते हैं, दोनों ही शॉर्ट टर्म में बात करें, लॉन्ग टर्म में तो बात कर नहीं रहे, तो इससे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। अभी एनुअल अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है और कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो ऐसे डिविडेंड को हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट, हमारे पास सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज, ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमने अपने सेशंस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमें रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है टू अर्न टारगेटेड प्रॉफिट, जो हमारे पास सेम प्रॉफिट है या टारगेटेड प्रॉफिट है 40,000 का, तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है, बट क्या आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सेल्स दिया हुआ है 1 लाख, लिख लो पहले, सेल्स दिया है 1 लाख। अब इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें जो कि 70% है, दैट इज 70,000, तो 30,000 क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना होता है तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितना दिया है? 10,000, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, डिज़ायर्ड प्रॉफिट दी है 40,000, और पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला है, तुम लोग को याद कराए थे हम, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन दिए? हाँ, 30,000। क्या मेरे पास सेल्स दिए? हाँ, 1 लाख। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 30%। तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 20,000, हमारे पास डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 40,000 और हमारा पीवी रेशियो कितना है बेटा? 30%। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो करेक्ट आंसर आएगा सी, 2 लाख। नेक्स्ट, मार्केटिंग क्रिएट्स प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डैश टू द बायर, वैल्यू टू द बायर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Which of the following would not be one of the primary advertising objectives as classified by primary purpose? To inform है, to persuade है, to remind है, but profit बनाना ये primary objective नहीं है। और persuade करना मतलब क्या होता है कि किसी को believe कराना कि जो हम advertisement कर रहे हैं वो बिल्कुल correct है। Next, bonus shares are issued by a company to its staff without receiving any amount from them. No doubt हमें पता है कि bonus share and right shares किसको इशू करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा सी। मैक्सिमम लिमिट फॉर द डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द GTI। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80C में हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का। नेक्स्ट, द अकाउंट ओपन टू क्लोज द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पे जो अकाउंट हम ओपन करते हैं वो नो डाउट रियलाइजेशन अकाउंट है, उसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को नोट डाउन करते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड असेट्स। ये जो रिजर्व है ना अनएक्सपायर्ड रिस्क का, इसको हम शो करते हैं अंडर द हेड ऑफ प्रोविजन। नेक्स्ट, द डिज़ायर टू रीच द पीक ऑफ वंस पोटेंशियल, अपने बेस्ट लेवल को पहुंचने के लिए, ये बेसिकली हम लोग इस नीड को क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और ये मैस्लोज नीड का पार्ट है जो कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। डैश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन, इनफॉर्मल। पेपर बहुत ईजी था, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अपने मैराथन क्लास में। इनफैक्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कॉमर्स बेस्ड MCQs में भी डाले हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। पेपर बहुत इजी था, बट ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट, व्हेन न्यू एम्प्लॉयज़ आर टू बी रिक्रूटेड, किस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है इंडक्शन। डैश सजेस्ट दैट ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजिशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। इस तरीके से लाइन ऑफ अथॉरिटी में चलनी चाहिए और इसको हम कहते हैं बेटा स्केलर चेन। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू डिटरमाइन एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट। वेस्टफुल मूवमेंट की बात किया तो मोशन स्टडी। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और कुछ नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी हमने बताया था, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो आप पेमेंट करते हो कॉन्ट्रैक्टर को कैश में, वो किसके बेसिस पे करते हैं? वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे। एस्टिमेटेड वर्क, स्टैंडर्ड वर्क, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स, नो। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स, नो।
वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, नो। जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, टोटल सेल्स के, तभी तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, करंट रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटी दी है, क्या हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या इससे हमारे पास करंट असेट आ जाएगा? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करंट असेट आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों ने तो 48,000 आंसर टिक कर दिया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वर्किंग कैपिटल पूछा है, जो कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। करंट असेट है 48,000 और करंट लायबिलिटी है 12,000, तो ये जो हमारा बैलेंस आएगा ये आएगा 36,000 का। करेक्ट आंसर आएगा बी। डेप्रिसिएशन को हम कई बार कैसे ट्रीट करते हैं? आउटफ्लो इनफ्लो तो नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। यूज ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, कई बार हम इसको सोर्स ऑफ फंड की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंड अप। जब कंपनी बंद होती है उस टाइम कंपनी के असेट में कंट्रीब्यूट करने वाले को हम शेयर होल्डर कहते हैं, कंपनी मेंबर कहते हैं, डेटर कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट, डैश कंटेन्स रूल्स रेगुलेशंस एंड बाय लॉज, हमने बताया हुआ ये ऑलरेडी, जहाँ हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लास डाली थी, वहाँ बताया था कि ये सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। नेक्स्ट, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, अगर पहला ऑडिटर होता तो उसको अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाकी ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स इन एजीएम, और हम कह सकते हैं कंपनी के मेंबर्स। गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर, बट अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच बिफोर द ईयर एंडेड, इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, शॉर्टेज लॉस। उसको हम कहते हैं कि वो गुड्स अभी रास्ते में है, दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। नेक्स्ट, डिपेंडेंट ब्रांच डज नॉट कीप एनी बुक्स ऑफ अकाउंट एज देयर एंटायर अकाउंटिंग वर्क इज परफॉर्म बाय हेड ऑफिस। यस, हेड ऑफिस ही तो करता है। जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है वो अपनी बुक्स खुद बनाता है, और डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स कौन बनाता है? हेड ऑफिस। The important objective of accounting standard is to dash diverse accounting policies and practices. इनका काम क्या होता है? हार्मोनाइज करना, इनकम्प्लीट करना, कॉम्प्लेक्स करना, कॉम्पैक्ट करना। नो डाउट हार्मोनाइज करना, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, XYZ LLP falls under which category of person? Individual, partnership firm, company, association of person. No doubt partnership firm इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को कंप्लाई करना ये किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर की। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बिन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, आपने अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजा है, वो गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपने उसको कैसे दिखा दिया बेटा? क्रेडिट सेल, आपने तो उसको डेटर्स में दिखा दिया है ना। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन। नो डाउट आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, क्योंकि आपने बेसिकली रेवेन्यू आइटम एंड कैपिटल आइटम को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ, ये भी हमने अपने क्लासेस में बताया हुआ है कि ये बेसिकली पावर्स एंड ड्यूटीज को डिनोट करता है ऑफ एन ऑडिटर। द ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऑब्टेन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट, हमने अपने सेकंड चैनल पे बताया हुआ है कि हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ये सबसे पहला काम है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। फिर काउंट कर लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 है, जो कि इवन है, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? n/2th टर्म, दैट इज 6/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म क्या है बेटा? 33, और फोर्थ टर्म क्या है? 55। तो ये हो जाएगा 33 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, और हम कह सकते हैं 88 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 44। नेक्स्ट, इफ द मोड इज 14, वैल्यू ऑफ मीन इज 5, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज, अगेन ये असमेट्रिकल वैल्यूएशन की बात कर रहा है, और वहाँ हमने फॉर्मूला बताया हुआ है कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे पास मोड दिया है बेटा 14, हमारे पास मीडियन नहीं दिया हुआ है, पर हमारे पास मीन दिया है 5। तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 10, और 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन, और जब आप मीडियन कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 8, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the arithmetic mean of the marks obtained by 50 students was calculated as 44. It was later discovered that a score of 36 was misread as 56.
फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार अपने चैनल पे सॉल्व करवाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया है 4450 स्टूडेंट्स का, बट नो डाउट ये जो अरिथमेटिक मीन है ये क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन का, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन है 44, समेशन एक्स नहीं दिया है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 50। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 मल्टीप्लाई बाय 44 करके क्या इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाल सकते हैं? हाँ, इनकरेक्ट समेशन एक्स जो निकालेंगे वो आएगा 2200, पर ये गलत है। ये जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट समेशन एक्स है 2200। हम क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये 2200 में हमें पता है कि एक टर्म जो कि होना 36 था पर हुआ कितना, 56। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2180। अभी भी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हम करेक्ट वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं? हाँ, 2180 डिवाइडेड बाय 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 43.6, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, व्हेन परचेजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर मोर देन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो ऐसे मार्केट को हम बुलिश मार्केट कहते हैं। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज DFHI, इनका जो मेनली काम होता है ना वो क्या है, ये बेसिकली डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। जो हाई क्वालिटीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं और बाकी एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग का काम करते हैं। और ये बेसिकली किस में डील करते हैं? ट्रेजरी बिल्स में। ठीक, नेक्स्ट, यूब्रिमी फिडी मीन्स, ये बेसिकली इंश्योरेंस का क्वेश्चन है और ये भी हमने बताया कि इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, हमारे पास दो लिस्ट दिए, दोनों को मैच करना है। फाइनेंशियल लीवरेज, ये रिस्क से रिलेटेड है। क्विक रेशियो, ये लिक्विडिटी से रिलेटेड है। स्टॉक टर्नओवर, एफिशिएंसी, मार्जिन ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारे पास ए का आंसर हो गया थर्ड, जो कि फर्स्ट में भी दिया है, सेकेंड में भी दिया है। बी का आंसर हो गया 4, जो कि फर्स्ट और सेकेंड में दिया है। और सी का आंसर हो गया फर्स्ट, जो कि फर्स्ट में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, given that for a job standard time is 8 hours, actual time is 6 hours and the time rate is 2 per hour, क्या हम हेल्से प्लान लगा करके टोटल वेजेस निकाल सकते हैं? हाँ, हेल्से प्लान भी हमने बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला है टोटल या कह सकते हैं टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। मेरे पास सारी फिगर्स दी हुई है। टाइम टेकन है 6 आवर्स, 1 घंटे का आपको 2 रुपया मिल रहा है, प्लस 50% किसका होगा? 8 घंटा अलाउ किया गया था पर 6 घंटे में ही आपने काम कर दिया, तो 2 घंटा आपका बेनिफिट है, मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 14, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज कॉल्ड, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? अभी ऊपर बताया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अ कंपनी परचेजेस गुड्स बट डज नॉट पे पेमेंट्स टू सप्लायर्स इमीडिएटली एंड रिकॉर्ड देम एज, जब आप गुड्स खरीदते हो उधार पे तो वो बेसिकली हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया अकाउंट पेबल, तो करेक्ट आंसर होगा ए, अकाउंट पेबल। आप बोलोगे मैम करंट लायबिलिटीज़ भी तो हो सकता था, तो करंट लायबिलिटीज़ में अगर देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, बट इस टर्म को हम क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ नेट इनकम दिया हुआ है, कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है, क्या हम अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं? हाँ, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल होता है टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 124,500,000,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 60,000,000,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.075। हमारे पास ऑप्शन ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है। इसको राउंड ऑफ कर लो, ये हो जाएगा 2.08, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन ए में पूरा करेक्ट आंसर दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग हमेशा किससे रिलेटेड होता है? लॉन्ग टर्म असेट से, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंसेस, बुक कीपिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। नो डाउट इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं? समराइजिंग, है ना। बुक कीपिंग बेसिकली रिलेटेड होता है लेजर तक, और उसके आगे जो ट्रायल बैलेंस तक का प्रोसेस होता है उसको हम समराइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट, हितेश लिमिटेड पीसी दिया हुआ है, नेट असेट दिया है।
हमारे पास जो पीसी है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली नेट एसेट से, तो जो बैलेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, गुडविल। मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा दिया है वो क्या हो जाएगा, गुडविल। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी 8777, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग पीएल इसका पार्ट है, पीएल एप्रो, कैश बुक, बैलेंस शीट। कैश बुक इसका पार्ट नहीं होता क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में पीएल के बाद ना हम लोग पीएल एप्रो बनाते हैं जिसमें बेसिकली डिविडेंड का पार्ट होता है, बट कैश बुक इसका पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। अगर मान लो सेल्स वॉल्यूम में चेंज होता तो हमारे ब्रेक इवन में कोई भी चेंज नहीं होता, बट क्योंकि सेल्स प्राइस चेंज हो रही है तो इससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, एंड रेवेन्यू बढ़ेगी बट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो हमारा जो ब्रेक इवन है ना वो घट जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, इफ वेंडर्स आर इशूड डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,20,000, तो फिर बैलेंस कैसे दिखाओगे। कह रहा है कि टोटल नेट एसेट कितना है, 1,20,000, इसके बदले 1 लाख का डिबेंचर दिया और बाकी 20,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व की तरह दिखेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एनआरआई का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। Next, requirements given in Part 2 of the Schedule 6 of the Companies Act 2013 apply to PL account। और Part 1 में बेसिकली क्या है, बैलेंस शीट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब इनकर्ड होता है, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या कंपनी इनकॉर्पोरेट होने पे जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो बेसिकली फॉर्मेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डैश डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हमने इंड एस वर्सेस एएस का पूरा लिस्ट तुम लोग को याद कराया है, इसकी भी हमने क्लास अपलोड की हुई थी और हमने बोला था कि सिर्फ नाम ही तुम लोग के लिए काफ़ी, तुम लोग को सिर्फ नाम लर्न करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा इंड एस 110। इंड एस डैश डील्स विद पीपीई, इंड एस 16, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अ प्रोसेस ऑफ, जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है ना तो बेसिकली वो अपने कैपिटल को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश वाइल फॉरफिटिंग शेयर्स। जब आपसे शेयर्स छीना जाता है ना तो जितना पैसा आपसे मांगा गया है उसी से हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को। कॉल्स इन अरियर्स, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, which lease is a lease that transfers substantially all the risk and rewards incidental to ownership of assets। ऐसी लीज को हम कहते हैं फाइनेंस लीज और फाइनेंशियल लीज। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स, हमने बताया था कि राइट शेयर सबसे पहले आप ऑफर करते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, ये नॉमिनल अमाउंट पे देते हो, और फिर बाकी लोगों को भी आप ऑफर करते हो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं खरीदते हैं तो। फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इशूड बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, इशूड टू द डायरेक्टर्स होल्डर्स। करेक्ट आंसर होगा ए, कि सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हो। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच अ कंपनी कैन रेज शेयर कैपिटल। जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है ऑथराइज कैपिटल की, और ये बेसिकली मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। If 500 shares of ₹10 each on which ₹3 on final call is not paid are forfeited, then share forfeited account will be credited with। share forfeited में हम वो अमाउंट दिखाते हैं जो कंपनी ने मांगा और कंपनी को मिल गया। ₹3 नहीं मिला, मतलब बाकी ₹7 मिला होगा। कितने शेयर्स पे, 500 पे, तो कंपनी का कितना फ़ायदा हो गया, ये 3500 का फ़ायदा है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, इफ 1 शेयर इज अलॉटेड फॉर एवरी 5 शेयर सप्लाइड। मतलब आपने 5 शेयर मांगा, बदले में आपको कितना मिला, 1। एन एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स विल गेट, तो अगर आपने टोटल 1000 शेयर्स मांगा होगा तो आपको कितना मिला होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज आपको जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया गया होगा वो होगा 200, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर। अब देखो ये ओवरऑल 80 क्वेश्चंस थे जिसके हमने आंसर की तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए थे, क्लासेस में इंक्लूड किए थे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैराथन क्लासेस थी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। अगर किसी आंसर में डाउट होगा तो वो भी ज़रूर बताना, उस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। एंड जैसे ही फाइनल आंसर की अपडेट होगी ओडिशा सीपीईटी की, हम उस पर भी एक क्लास ज़रूर से अपलोड कर देंगे। अगर आप लोगों को आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।